हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में पिछली क्लास से हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना सफ़र सीए इंटरमीडिएट का। और सीए इंटरमीडिएट में हम लोगों ने इनकम टैक्स सबसे पहले स्टार्ट किया है। इनकम टैक्स में मैंने सेक्शन फर्स्ट आपको कराया, सेक्शन टू की कुछ डेफिनेशन आपको कराई है, सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर ये हम लोग कर चुके हैं। सेक्शन टू का जो सफ़र है वो तो पूरे इनकम टैक्स के दौरान ही जारी रहेगा। केवल फिलहाल जो बेसिक डेफिनेशन है मैं वो आपको करा रहा हूँ। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुराना लेक्चर। सेक्शन वन किसी भी एक्ट का, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन वन है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट वो एक्ट वाइज नहीं होते हैं, वो पूरे लॉ से रिलेटेड रहते हैं। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लें, चाहे आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लें, चाहे आप कंपनीज एक्ट पढ़ लें, चाहे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लें, चाहे आप जीएसटी पढ़ लें। तो कुछ जो रूल्स हैं वो सारे के सारे लॉ में बराबर रहते हैं। जैसे सेक्शन वन है, उसमें तीन चीज़ें रहेंगी। पहला रहेगा शॉर्ट टाइटल, यानी कि एक्ट का नाम। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी इसका अपवाद नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के भी सेक्शन वन में लिखा हुआ है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरी चीज़ जो रहेगी वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट, नाम जरूर 1961 है एक्ट का, लेकिन डेट ऑफ कमेंसमेंट थी 1 अप्रैल 1962। और तीसरी जो चीज़ होती है सेक्शन वन में, वो होती है कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा। एक्सटेंड टू वेयर, यानी कि एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया में है या कुछ राज्यों तक सीमित है या कुछ शहरों तक सीमित है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है पूरे भारतवर्ष में एक समान रूप से लागू होता है। तो दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो दिस इज सेक्शन वन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। वैसे इसका पेपर से लेना देना कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। सेक्शन टू जैसे मैंने आपको बताया वो होता है कुछ डेफिनेशन का, शब्दावली का, वोकेबलरी का, किसी भी नाम से आप कहना चाहें उसे। क्योंकि जब तक सेक्शन टू नहीं जानेंगे आप किसी भी एक्ट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी डेफिनेशन दी गई होती हैं सेक्शन टू में जो कि पूरे एक्ट में काम आने वाली हैं, और उनका अर्थ उसी सेंस में, जिस सेंस में लॉ मेकर्स ने दिया हुआ है, उसी सेंस में आपको मालूम होना चाहिए। तो सेक्शन टू का जो सफ़र है वो तो पूरे एक्ट के दौरान ही रहेगा। मैंने कुछ डेफिनेशन जैसे प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या, भी दो डेफिनेशन लिए हैं। तीन चार डेफिनेशन और मैं फिलहाल शुरुआत में ले लूँगा। बाकी तो चैप्टर वाइज ही डेफिनेशन आएंगी, जिस जिस चैप्टर में जो जो डेफिनेशन काम की होगी। तो सेक्शन टू बार बार रिपीट में करता रहूँगा। तो सेक्शन टू में अभी दोबारा से आते हैं। सेक्शन थ्री जो है उसमें देखा जाए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन ही गिवन है उसमें। और प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है वो जो डेफिनेशन है वो देखा जाए सेक्शन टू क्लोज 34 में गिवन है। और सेक्शन थ्री में तो लिख दिया गया है प्रीवियस ईयर मीन्स एज डिफाइंड इन सेक्शन टू क्लोज 34। सेक्शन फोर हमारा क्या था, वो चार्जिंग सेक्शन था इनकम टैक्स का। चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ था कि इन इंडिया इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन। इसमें कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं जो उसी को सेक्शन फोर को ही आधार बना के मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। इन इंडिया, तो इंडिया इज डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन ए वेरी स्पेशल मैनर। इन इंडिया यानी कि इंडिया जो आप समझते हैं, इंडिया का नाम आते ही जो आपके मन में एक नक्शा पैदा होता है, इंडिया का एक जो चित्र आपके दिमाग में आता है, तो उससे कुछ अलग है। यानी कि जब जब भी इंडिया वर्ड आएगा तो हमें जो इंडिया का मतलब है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली ही आपको लेना पड़ेगा। इन इंडिया इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन। तो पर्सन ही भी डिफाइंड है सेक्शन टू में। तो पर्सन की डेफिनेशन आज ही हम लोग करेंगे। इन इंडिया इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन कैलकुलेटेड ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा पूरा एक चैप्टर ही है।
तो जो इन इंडिया है इनकम टैक्स हर एक पर्सन को देना पड़ेगा, और जो पर्सन की इनकम कैलकुलेटेड होगी वो उसके रेसिडेंशियल आधार पर कैलकुलेटेड होगी, अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा? जो इनकम वो प्रीवियस ईयर में अर्न करेगा। तो प्रीवियस ईयर मैंने डिस्कस किया था, अभी भी रिवाइज कर लेंगे। एट द रेट और रेट्स ऑफ टैक्स, रेट और रेट ऑफ टैक्स ये भी एक कीवर्ड है। तो रेट और रेट ऑफ टैक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से रेट ऑफ टैक्स लगते हैं, कौन से रेट्स ऑफ टैक्स हैं, एक ही रेट है या एक से ज़्यादा रेट्स हैं, तो वो हमें आगे की चर्चाओं में हम देखेंगे उसे। ड्यूरिंग एप्लीकेबल ड्यूरिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो कौन से रेट ऑफ टैक्स, कौन से रेट्स ऑफ टैक्स? क्या 10 साल पहले के रेट ऑफ टैक्स हम उठा के आज की इनकम पर लगा सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है चार्जिंग सेक्शन में जो एप्लीकेबल हैं ड्यूरिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहला जो काम था हमारा वो था कि सर ये तो बताइए मैं कि व्हाट इज द प्रीवियस ईयर, व्हाट इज अवर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और व्हाट इज अवर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो हम चार्जिंग सेक्शन के बाद सीधे प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पर आ गए थे, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पर आ गए थे, वो कंप्लीट हो चुकी है। असेसमेंट ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9। Assessment year means a financial year, a period of 12 months commencing from 1st April every year and ending on 31st March of the next year। तो असेसमेंट ईयर एक 12 महीने का पीरियड होगा जो कि हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। तो देखा जाए इस डेफिनेशन से भी बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं लगता है कि अवर असेसमेंट ईयर इज व्हाट, हमारा असेसमेंट ईयर क्या है। तो पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवर असेसमेंट ईयर इज 2021-22, यानी कि हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है? 2021-22 इज आवर असेसमेंट ईयर, यानी कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है हमारा 2021-22। इट मींस जो असेसमेंट ईयर है स्टार्ट हुआ होगा हमारा वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 22 तक चलेगा। अब असेसमेंट ईयर का क्या यूज है? जो इनकम हम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल होती है असेसमेंट ईयर में। जो भी इनकम हम अर्न करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल ड्यूरिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि प्रीवियस ईयर क्या है? तो प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में डिफाइंड था एंड सेक्शन 2 क्लॉज 34 में डिफाइंड था। तो दोनों सेक्शन मैंने लिखवा दिया आपको कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से कोई एक सेक्शन मिलता है आपको, तो वो सेक्शन आप पर्टिकुलरली टिक कर सकते हैं, और अगर दोनों ही सेक्शन का ऑप्शन आता है तो उस केस में आपको 234 आपको टिक करना है, क्योंकि आज की डेट में सेक्शन 3 में डेफिनेशन न होके केवल रेफर किया गया। सेक्शन 3 ये कहता है प्रीवियस ईयर मीन्स ईयर इन विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 34। और प्रीवियस ईयर क्या की डेफिनेशन क्या है? प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो आपका रेलेवेंट असेसमेंट है ईयर पहले पता होना चाहिए 21-22। रेलेवेंट का मतलब है कि जो आपके पेपर के लिए वर्क करेगा, यानी कि जो आपके 21 में पेपर होने हैं, मई में होने हैं, जून में होने हैं, नवंबर में होने, दिसंबर में होने हैं, जो 21 ईयर में पेपर होंगे 2021 में, उनके लिए पेपर किस तरह से फॉर्म किया जाएगा, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो पूछे जाएंगे 2021-22 के। तो इससे पहले वाला जो ईयर है हमारा और वो हो जाएगा 2020-21, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, कोरोना काल में स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 20 से, और 31 मार्च 21 को ये खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं वो ईयर, उस इनकम के लिए नोट कीजिएगा। देखा जाए कि हर फाइनेंशियल ईयर एक प्रीवियस ईयर भी होता है और हर एक फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी होता है। तो 2020-21 जो है प्रीवियस ईयर होगा, जो इनकम हम कमाएंगे इस दौरान। लेकिन जो इनकम हमने 1920 में कमा ली होगी, उस इनकम के लिए, जो इनकम हम कमा चुके हैं 1920 में, उस इनकम के लिए 2021 इज द
असेसमेंट ईयर। लेकिन जो इनकम हम कमा रहे हैं, कमा चुके हैं और कमा रहे हैं 2021 के अंदर, तो उस इनकम के लिए 2021 इज द प्रीवियस ईयर एंड 21-22 इज द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सब क्लियर है आपको? जैसे मैंने आपको बताया था, यहां तक तो हम लोग कर चुके थे। अब प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन भी है, तो उस एक्सेप्शन को भी देखते हैं कि क्या कुछ लोगों के लिए प्रीवियस ईयर चेंज भी हो जाता है या हमेशा फाइनेंशियल ईयर 2021 ही रहेगा, या कुछ लोगों के लिए चेंज भी हो जाता है। जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था, देखिए अगर आप पहली बार कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई प्रोफेशन सेटअप करते हैं, या पहली बार कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम अर्न करना शुरू करते हैं, तो उन लोगों के लिए पहला प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यूली बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, और या स्टार्टिंग अप विद द डेट व्हेन न्यू सोर्स ऑफ इनकम केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वहां से स्टार्ट होके आने वाली 31 मार्च जो भी होगी उससे उस डेट तक वो फर्स्ट प्रीवियस ईयर रहेगा। इट मीन्स previous year cannot be more than 12 month but can be less than 12 month, और वो संभव है सिर्फ और सिर्फ पहले प्रीवियस ईयर के लिए, जिस ईयर में पहली बार आप अर्न करना शुरू करते हैं या पहली बार कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम अराइज होता है। तो उस केस में पहला प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 20 से ना होके बल्कि उस डेट से होता है जिस डेट को आप अपना नया बिजनेस सेटअप करते हैं या जिस डेट को आप अर्न करना स्टार्ट करते हैं, और आने वाली 31 मार्च को वो प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है। लेकिन ये भी जो संभव है ये केवल प्रीवियस ईयर के लिए संभव है। अगर प्रीवियस ईयर आपका 10 दिन का भी होगा तो भी असेसमेंट ईयर पूरा फाइनेंशियल ईयर होगा, यानी कि असेसमेंट ईयर कैन नेवर बी लेस देन 12 मंथ और कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ। असेसमेंट ईयर विल बी ऑलवेज एग्जैक्टली ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर जो होगा वो एग्जैक्टली 12 महीने का होगा, ना तो कम होगा 12 महीने से ना ही ज्यादा होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर एक्सेप्शन के तौर पर पहला प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन ऑफ 12 मंथ, यानी कि पहला प्रीवियस ईयर जो है आपका 12 मंथ से कम हो सकता है। तो अब मेरे साथ लिखिएगा आप, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि स्क्रीन को फुल कर दें, तो फटाफट लिखिएगा एक्सेप्शन टू सेक्शन 3, एक्सेप्शन टू सेक्शन 3 एंड 2 क्लॉज 34, एक्सेप्शन टू सेक्शन 3 एंड क्लॉज 34। फर्स्ट प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली set up business or profession, or for a new source of income. First previous year for a newly set up business or profession or for a new source of income। क्या होगा पहला प्रीवियस ईयर, क्या होगा उस बिजनेस के लिए जो पहली बार सेटअप हुआ है या उस इनकम के लिए जो पहली बार अराइज हुई है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट of its setup और न्यू सोर्स ऑफ इनकम। अगर बिजनेस सेटअप हुआ तो सेटअप के लिए आ जाएगा ऑब्लिक न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस।
स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इट सेटअप ऑब्लिक न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और एंड कहाँ होगा जी, एंड कहाँ होगा ये, एंडिंग with the clause of that financial year। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, इफ ए न्यू बिजनेस सेटअप, इफ ए न्यू बिजनेस is set up, if a new business is set up on 5th January 21, if a new business set up on 5th January 21, तो इसका जो पहला प्रीवियस ईयर होगा, इट्स फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज 5th January 21 टू 31st March 21, यानी कि इसका जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 5 जनवरी 2021 से लेकर 5 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 21 तक। तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है उससे जस्ट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर हमारा प्रीवियस ईयर होगा। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो मेन सेक्शन में बात लिखी गई है उससे हट के कोई बात कहना, उससे उलटकर कोई बात कहना, उस बात को झूठा साबित करना, तो वो भी एक लॉ का ही पार्ट होता है। क्योंकि कोई भी डेफिनेशन लॉ में यूनिफॉर्म नहीं अप्लाई की जा सकती है। आप खुद सोचिए कि लॉ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। साइंस के जो नियम है वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि जो नियम न्यूटन का इंडिया में होगा वही जो नियम है न्यूटन का वो अमेरिका में भी अप्लाई होगा, वही न्यूटन का नियम ब्रिटेन में भी अप्लाई होगा, वही न्यूटन का नियम आपका पाकिस्तान में भी अप्लाई होगा। लेकिन लॉ यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। आप बहुत सारे लॉ इंडिया में भी देखते होंगे, हो सकता है यूपी के लिए कुछ और कानून हो, सेम चीज के लिए दिल्ली में कुछ और कानून हो, उसी चीज के लिए महाराष्ट्र में कुछ और कानून हो। तो एक ही देश में जब कानून अलग अलग हो सकते हैं तो पूरे वर्ल्ड की तो हम बात कर ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से लॉ में क्या होता है, जैसे ऑल्दो इनकम टैक्स यूनिफॉर्म है पूरे इंडिया के लिए, लेकिन कोई भी बात जो कही जाती है वो सारी सिचुएशन में फिट नहीं बैठ सकती है। तो इस वजह से लॉ मेकर क्या करते हैं, समय समय पर उसके एक्सेप्शन बनाते रहते हैं। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, नियम के विरुद्ध जाना। और नियम के विरुद्ध कैसे गए हैं हम लोग, जैसे प्रीवियस ईयर की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो है प्रीवियस ईयर मींस ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि जो हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा, वो है प्रीवियस ईयर। तो उस हिसाब से देखा जाए 2021 इज द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी फर्स्ट अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 इज द फर्स्ट हमारा प्रीवियस ईयर होना चाहिए। लेकिन क्या होगा उन केस में जो बिजनेस पहली बार सेटअप हो रहे हैं, या क्या होगा उन सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो पहली बार अराइज हो रही हैं। तो लॉ मेकर ने एक्सेप्शन बनाया कि हम कैसे उन इनकम के लिए, उन बिजनेस के लिए 1 अप्रैल से प्रीवियस से लेंगे, बल्कि हमें उस डेट से लेना चाहिए जिस डेट से वो बिजनेस सेटअप हुए हैं या जिस डेट को वो न्यूली इनकम अराइज हुई है। तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। कुछ एक्सेप्शन और भी हैं प्रीवियस ईयर के लिए। तो आप ऐसा करें कि अपने 2 पेज छोड़ दीजिए जहां पर भी आप नोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय नहीं है उन एक्सेप्शन को बताने का, क्योंकि उनकी लिंकेज किसी और चीज से भी है। तो इनकम टैक्स या लॉ में ये जरूर चलेगा। देखिए कि मुझे देखना पड़ेगा कि आपको धीरे धीरे करके किस तरीके से मुझे आगे बढ़ाना है। तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन वैसे अगर लिखने के लिए आएगी इतना ही लिखना है, विद एक्सेप्शन लिखना है। लेकिन जो मैं और एक्सेप्शन बता रहा हूं वो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन के साथ नहीं लिखे जा सकते। उन एक्सेप्शन के लिए कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट होके आएगा, लेकिन क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से ही संबंधित हैं
तो इस वजह से मैं आपको 2 पेज छुड़वा रहा हूं बीच में, जिससे कि आपको एक ही जगह प्रीवियस ईयर से संबंधित सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। ऑल्दो हम उनकी जो डिटेल स्टडी है वो बाद में करेंगे। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा अपने बच्चों को कि ज्यादातर चीजें मैं लिखवाऊंगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था आपको, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो थोड़ा डिटेल में होंगे, उनके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अगर उन्हें भी हम लिखने में बैठ गए तो टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन 80% आपका जो कोर्स होगा वो लिखवाऊंगा मैं, और जो लिखवाऊंगा 80% वो भी, और जो 20% नहीं लिखवाऊंगा वो भी। आपको नोट्स तो तब भी पूरे के पूरे आपको PDF फॉर्म में आपको मिलेंगे। आप उनका स्पाइरल बनवा सकते हैं, आप हमें भी कह सकते हैं, हम भी आपको स्पाइरल बनवा के कोरियर कर सकते हैं जिस भी शहर में आप होंगे, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आपको जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ 80%, और पेपर नॉर्मली यहीं से आना होता है, इन 80% से जो मैं आपको रजिस्टर बनवा दूंगा, लेकिन जो 80% लिखवा रहा हूँ उनकी भी डिटेल, और प्लस जो 20% नहीं लिखवाऊंगा उनकी भी डिटेल की एक आपको बुक मिलेगी, PDF फॉर्म में मिलेगी। स्पाइरल आपको जो बुक फॉर्म है वो आप हमसे भी कोरियर के माध्यम से मंगवा सकते हैं, और अदरवाइज आप जिस भी शहर में होंगे वहां से आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं उनका, और बाकी मैं साथ के साथ आपको रजिस्टर तो मेंटेन करवा ही रहा हूं। तो बात हो गई हमारे प्रीवियस ईयर की। अब इसमें एक दो नोट्स और लिखिए आप, कि जैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि प्रीवियस ईयर जो है, 2-3 चीजें और लिखिएगा नोट्स की फॉर्म में। नोट्स की फॉर्म में लिखिएगा प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 months, can be less than 12 months, but cannot be more than 12 months। लेस तो हो सकता है प्रीवियस ईयर, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, और लेस भी केवल पहले वाले प्रीवियस ईयर के केस में होगा। असेसमेंट ईयर की अगर बात करें, असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी लेस देन और मोर देन, कैन नॉट बी लेस देन और मोर देन 12 मंथ। असेसमेंट ईयर कभी भी ना तो कम हो सकता है 12 महीने से, ना ही ज्यादा हो सकता है 12 महीने से। एक चीज और, एवरी ईयर प्ले ए ड्यूअल रोल। Every year plays a dual role, that is every financial year is a previous year as well as assessment year। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर तो मैंने बता ही दिया था आपको कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो हर फाइनेंशियल ईयर 2 रूप में काम करता है। हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है, और हर एक फाइनेंशियल ईयर आपका असेसमेंट ईयर भी है। फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम आप अर्न करते हैं उस इनकम के लिए वो प्रीवियस ईयर होता है, और जिस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्सेबल होती है उस इनकम के लिए वो क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है। द फाइनेंशियल ईयर in which income is earned called previous year। जिस फाइनेंशियल में जो इनकम कमाते हो उसे क्या कहा जाता है, आपका प्रीवियस ईयर कहा जाता है। देख लें कौन सा नंबर है, 4 हो गए, 5वां नंबर है। और जो फाइनेंशियल ईयर in which
income earned during previous year, the financial year in which income earned during the previous year is taxed, is called assessment year। यानी कि वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है असेसमेंट ईयर। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी आपको, जो एक्सेप्शन है वो भी क्लियर हो गया होगा, जो बेसिक डिफरेंस है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो नोट्स में लिखवाया है मैंने आपको, तो वो डिफरेंस भी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, रेयर है, नहीं पूछा जाएगा वैसे, ये तो बीकॉम लेवल का क्वेश्चन है, कोई सीए या सीएस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद ये डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हैं, तो डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है, क्योंकि हम डेफिनेशन कर रहे हैं, वो आती है पर्सन की, ये जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। जो पर्सन की डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। जैसे चार्जिंग सेक्शन जो था हमारा, वो था इन इंडिया एवरी पर्सन, इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, income earned during the previous year at the rate or rates of tax applicable during the relevant assessment year। तो इसमें जो 5-6-7 वर्ड आए हैं, की वर्ड आए हैं, उसमें हम प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर चुके, उसमें हम असेसमेंट ईयर कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट जो की पॉइंट है, जो की वर्ड है, वो है पर्सन। ध्यान दीजिए, इसका भी मैं अंतर बताऊंगा बाद में। जो डेफिनेशन होती हैं वो 3 तरीके से होती हैं, या तो मीन्स करके होगी, यानी कि डेफिनेशन के साथ मीन्स लिखा हुआ होगा, या लिखा हुआ होगा इंक्लूड, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिखा हुआ हो सकता है। तीसरा जो तरीका होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डेफिनेशन लिखते वक्त जिस डेफिनेशन के साथ मीन्स लिखा हुआ है वहां मीन्स ही लगाएंगे, और जिस डेफिनेशन के साथ इंक्लूड लिखा हुआ है वहां इंक्लूड्स ही लगाएंगे। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप किसी भी लो में, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल है, तो शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको, और बहुत समझ के ही वर्डों का इस्तेमाल करना है, जो लीगल वर्ड हैं, जो कीवर्ड्स हैं। आप इंटरचेंज नहीं कर सकते कि आपने कोई डेफिनेशन साधारण शब्दों में समझी और उसे अपने शब्दों में लिख दिया और कीवर्ड आपने चेंज कर दिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो सेंस लीगल डेफिनेशन की है, आप उस सेंस को ही चेंज कर देंगे अगर आपने वर्ड चेंज करे। ऐसा मैं सारी चीज़ों के लिए नहीं कह रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड कोई भी याद नहीं कर सकता किसी भी थ्योरी को, कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। अब आप ये पूछेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कीवर्ड्स कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं कौन से नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा मीन्स एंड इंक्लूड, जैसे असेसमेंट या मीन्स था, आप डेफिनेशन लिखते वक्त ये नहीं लिखेंगे असेसमेंट ये इंक्लूड्स द पीरियड 12 मंथ, बिल्कुल 0 नंबर दे देगा एग्जामिनर अगर आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया। क्या डिफरेंस है वो बात की बात है, मैं बता दूंगा एक आध क्लास में, उसे डिफरेंस को क्लियर कर दूंगा। पहले तीनों तरह की डेफिनेशन आ जाने दीजिए, तब मैं तीनों के डिफरेंस को एक साथ क्लियर कर दूंगा। क्यों बताना पड़ा यहां पर, क्योंकि जो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो है इंक्लूड्स। वो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंक्लूड। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, जैसे लाइक मेल हो गया, फीमेल हो गए, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल में वो आते हैं। पर्सन इंक्लूड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन इंक्लूड्स ए फर्म, इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म,
पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी, पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी, पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी, पर्सन इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अभी मैं एक एक करके इनका मतलब समझाऊंगा। पर्सन इंक्लूड्स लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, और पर्सन इंक्लूड्स एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन not falling in any above category, in any above category. Person includes an individual, person includes an Hindu undivided family, person includes a firm including LLP। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और एलएलपी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो ट्रीटमेंट एलएलपी के लिए होगा वही ट्रीटमेंट आपके फर्म के लिए होगा नॉर्मली, जब तक कि स्पेशल कुछ ना कहा जाए। पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी, पर्सन इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग एनी अबव कैटेगरी। एक एक कैटेगरी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इनकी जो डिटेल्ड है वो आपको नोट में मिलेगी, लेकिन उस डिटेल का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मतलब नहीं है। पेपर में अगर लिखने के लिए आएगा तो यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। डिटेल में एचयूएफ क्या है, कैसे बनती है, कंपनी क्या है, जितना भी पेपर के लिए होगा वो मैं सब आपको बता दूंगा। कुछ चीज़ें नॉलेज चेक होंगी वो भी मैं बता दूंगा कि आप एक बार रीड कर सकते हैं, मैं खुद भी पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन पेपर के लिए जितना आपको याद करना है वो सारा मैं आपको नोट्स में लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा। तो पर्सन इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया, मैं और आप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? क्या था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है जैसे मेरे पापा हैं, मेरे चाचा के साथ रहते हैं, भाई में प्यार है और एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो क्या वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है? नहीं, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट अलग है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बल्कि किसी और एक्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अलग से एक्ट है। जैसे फर्म का अलग से एक्ट है, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी का अलग से एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म 2008। तो ऐसे ही एचयूएफ का एक अलग एक्ट है, उससे में लेना देना नहीं है, लेकिन आपके विचारों को शांत करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेल पर्सन एचयूएफ अपनी क्रिएट कर सकता है। जैसे मेरे फादर हैं तो मेरे फादर के एचयूएफ में मैं हूँ, ठीक है ना। मेरी मम्मी है और बेटियां जब तक रहती हैं अपने फादर के एचयूएफ में, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। शादी होने के बाद अपने फादर की एचयूएफ से निकल के वो चली जाती हैं अपने हस्बैंड की एचयूएफ में। जैसे मेरी वाइफ है, पहले मेरी वाइफ मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी एचयूएफ का हिस्सा होंगी, लेकिन अब क्योंकि इनकी शादी हो गई है मेरी वाइफ की मेरे साथ, तो वो मेरी एचयूएफ में आ गई हैं। कोई भी मेल पर्सन जो है, जो लीनियरली डिस्टेंडेंट लोग हैं, लीनियरली डिस्टेंडेंट का मतलब होता है जो उनसे नीचे की पीढ़ी, यानी कि मेरी एचयूएफ में मेरी वाइफ और मेरे बच्चे शामिल होंगे, मेल और फीमेल दोनों। फीमेल तब तक होंगे जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती है। मेल शादी होने के बाद भी शामिल रहते हैं अपने फादर की एचयूएफ में। तो मेल लोग और उनके नीचे की जो पीढ़ी है वो हमेशा शामिल रहेगी, लेकिन फीमेल जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, अपने फादर की एचयूएफ में तब तक शामिल होती हैं जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड की एचयूएफ में चली जाती हैं। इतना ही काफ़ी आपके लिए डिटेल, और कोई इससे मतलब नहीं है। फर्म एलएलपी क्या होती है? फर्म इज ऑल नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो फर्म में आपने पढ़ा है, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर एक म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट करते हैं और बिजनेस पर्पज के लिए आपस में मतलब मिलते हैं और प्रॉफिट कमाना उनका अगर ऑब्जेक्टिव है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करते हैं, तो वो फर्म हो। जैसे हमने सेक्शन 4 में पढ़ा है, ध्यान होगा आपको पार्टनरशिप एक्ट में, तो वो फर्म है। एलएलपी अलग है। इनकम टैक्स एक्ट मतलब जो नॉर्मल जनरल लॉ के हिसाब से बात करें तो एलएलपी की जो विशेषताएं हैं वो फर्म और कंपनी का मिक्सचर है। कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फर्म की ली गई हैं,
कुछ कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की ली गई हैं, दोनों को मिला के LLP एक्ट को पास कर दिया गया है। लेकिन अगर इनकम टैक्स की बात करें तो जो ट्रीटमेंट फर्म का होगा वही LLP का होगा। इनकम टैक्स की अगर बात करें, कंपनी नाम से ही समझते हैं आप, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा है, इन्फोसिस है, सत्यम है, तो ये सारी कंपनियां की कैटेगरी में आएगी। अब बात आता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, AOP और BOI। देखिए, इफ 2 और मोर पर्सन ज्वाइन टुगेदर, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई काम करते हैं, अगर सिंगल व्यक्ति काम करता है तो इंडिविजुअल हो गया, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो सर फर्म होगा? जरूरी नहीं है फर्म होगा। जैसे आपने अकाउंटेंसी में नाम भी सुना होगा ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर टाइप की भी कोई चीज होती है। फर्म तब होगा अगर वो फर्म की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करेंगे। लॉ में कंडीशन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप किसी पर्टिकुलर वोकेबलरी में फॉल करेंगे, पर्टिकुलर एक्ट में फॉल करेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो उस एक्ट से आप बाहर आ जाएंगे। तो अगर फर्म की कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर मिलते हैं तो फर्म है। कंपनी में अगर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो कंपनी भी बना के काम कर सकते हैं, तो कंपनी हो गए। लेकिन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, ना तो उन्होंने फर्म की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ना ही कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन है, तो इनकम टैक्स में उन्हें कहा जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑब्लिक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब सर ये भी तो बताइए कि AOP कब होगा और BOI कब होगा, ठीक है ना? ये भी बता देता हूं मैं आपको। ये 3 इंडिविजुअल हैं, ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है। ये तीनों आपस में मिलते हैं विदाउट एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट लाइक ए पार्टनरशिप, विदाउट रजिस्टरिंग अंडर द कंपनीज एक्ट। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाया जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बिकॉज ओनली इंडिविजुअल ज्वाइन टुगेदर, केवल इंडिविजुअल मिल रहे हैं आपस में, विदाउट एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, विदाउट रजिस्टरिंग इन ए कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर माना ये राम है, ये श्याम है, प्लस एक कंपनी है A लिमिटेड, ये तीनों आपस में मिलकर कोई काम करते हैं विदाउट एंटरिंग इनटू ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, विदाउट रजिस्टरिंग अंडर द कंपनीज एक्ट, तो ये कहलाया जाएगा AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इफ पर्सन ज्वाइन टुगेदर, क्योंकि खाली अगर इंडिविजुअल मिलते हैं तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई और पर्सन भी मिलता है, क्योंकि पर्सन एक वाइडर डेफिनेशन है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन होगा, एवरी इंडिविजुअल इज ए पर्सन, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी ए इंडिविजुअल, यानी कि हर एक पर्सन इंडिविजुअल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक पर्सन हर एक इंडिविजुअल पर्सन तो होगा, लेकिन हर एक पर्सन इंडिविजुअल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में HUF भी आता है, पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आती है, पर्सन की जो डेफिनेशन है वह फर्म भी आती है। तो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो वाइडर है। तो AOP और BOI का मतलब होता है आपका कि अगर इंडिविजुअल ज्वाइन कर रहे हैं आपस में तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई एक और व्यक्ति है जो पर्सन की कैटेगरी में है इंडिविजुअल के अलावा, तो वो AOP है। लोकल अथॉरिटी जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली नगर निगम, ठीक है ना, मेरठ नगर निगम, जो लोकल व्यवस्था का काम संभालती हैं। गांव में पंचायतें होती हैं, इसके अलावा शहरों में निगम होते हैं, हर एक शहर में कैंटोनमेंट होता है तो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, तो जो जिनका जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये 6 कैटेगरी स्पेसिफिक हैं, साफ साफ बता दिया। 7th कैटेगरी में बता दिया कि अगर आप ऊपर की 6 कैटेगरी में नहीं भी आते हैं तो 7th कैटेगरी आपको लेने के लिए तैयार है। उस 7th कैटेगरी कहती है एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलोइंग इन एनी अबव कैटेगरी, यानी कि जो ऊपर की कैटेगरी में शामिल नहीं है, आर्टिफिशियल होना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। हर वो चीज जो इंडिविजुअल नहीं है वो आर्टिफिशियल है। HUF भी एक आर्टिफिशियल है, लो ने बनाई है, लो ऐसा कहता है। तो आपने फाउंडेशन में भी कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा कि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो क्रिएट की जाए, जो गॉड के द्वारा क्रिएट नहीं की गई है, हर वो चीज आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल जुरिडिशियल यानी कि अपॉन विच यू कैन स्यू, जिसके ऊपर आप मुकदमा कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ऊपर की कैटेगरी में नहीं फॉलो करती है तो वो 7th कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे मंदिर है,
मंदिर की इनकम पे भी टैक्स लगता है, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो उनकी इनकम पे भी टैक्स लगता है, जितने भी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो सब के सब चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, तो ये सारे के सारे जो फॉल करेंगे, ये फॉल करेंगे 7th कैटेगरी के अंदर। तो ये डेफिनेशन मैंने पर्सन की आपको कंप्लीट करा दी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। ये पहला जो दूसरा क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन से रिलेटेड है। मिस्टर जे स्टार्ट द बिजनेस ऑफ क्लॉथ ऑन 15 दिसंबर 20। मिस्टर जे हैं, उन्होंने क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया 15 दिसंबर 2020 को। तो इस केस में प्रीवियस ईयर क्या होगा, क्योंकि पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन दिस केस दिस फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल बी फ्रॉम 15 दिसंबर 20 टू 31 मार्च 21, एंड इज फर्स्ट असेसमेंट किया वो हमेशा पूरा होगा 21-22। However, his subsequent previous year will start from 1 अप्रैल 21 से till 31 मार्च 22। केवल क्योंकि मैंने आपको बताया पहले प्रीवियस ईयर में जिस साल आप पहली बार कमाना स्टार्ट करते हैं या पहली बार कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है, उस केस में ही प्रीवियस ईयर चेंज होता है आपका, वैसे नहीं होता, बाद में हमेशा पूरा रहेगा। इलस्ट्रेशन 2, J is working in ABC Limited getting sales income of 1,50,000 per annum. J start the business of cloth on 15th December 20। देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ है इसकी पहले से भी इनकम चली आ रही है और एक जो है न्यू इनकम है। तो जो पहले से चली आ रही है उसके लिए तो प्रीवियस ईयर वही रहेगा जो हमारा नॉर्मल है, और जो नई इनकम है उसके लिए प्रीवियस ईयर 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपसे दोनों इनकम का प्रीवियस ईयर पूछा जाए। लेकिन इनकम टैक्स में दोनों ही इनकम एग्रीगेट होंगी और असेसमेंट के 21-22 में जोड़ी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि इस इनकम पर अलग टैक्स लगेगा, इस इनकम पर अलग टैक्स लगेगा, क्योंकि इनकम जब आप पढ़ेंगे आगे सीखेंगे तो इनकम टैक्स इनकम वाइज ना हो के एसएससी वाइज है, यानी कि एक एसएससी के जितने भी सोर्सेस से इनकम है सबको जोड़ दिया जाएगा और सब पे एक साथ टैक्स लगा दिया जाएगा। तो ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो है हमारा पर्सन से रिलेटेड। आप बताएंगे फटाफट कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में आएगी पर्सन में, तो 7th कैटेगरी में आएगी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एशियन प्राइवेट लिमिटेड क्या आएगा, ये कंपनी के अंदर आएगा। पंजाब बैंक लिमिटेड क्या आएगा, ये भी कंपनी के अंदर आएगा। ए एंड बी आर लीगल हेयर ऑफ सी डाइड इन 2015 एंड ए एंड बी कैरी ऑन हिज बिजनेस विदाउट एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप। तो लीगल हेयर सी के यानी कि एक फादर उसके 2 बेटे होंगे, तो बेसिकली क्या है ये बनेगा आपका BOI यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनेगा, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप भी नहीं बनाई है। श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर SKNP, ये तो साफ साफ दिया हुआ है कि एक फर्म है, तो ये ये फर्म की कैटेगरी में आएगा। ए ज्वाइंट फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ P, मिसेस P एंड दियर सन, ये साफ साफ लिखा हुआ है फैमिली है, तो ये HUF में आएगा। हाँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आएगा लोकल अथॉरिटी में, ये आएगा लोकल अथॉरिटी में। क्लियर हो गया। तो ये आज हमने प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन वगैरह कर लिया है और पर एक नई डेफिनेशन सीखी है पर्सन की। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आपका इनकम टैक्स रिलेटेड, 3-4 क्लास और लगेंगे जो छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाने के लिए। अब धीरे धीरे करके बैच की जो लेंथ है वो भी मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी शुरू की 2-3 क्लासें मैंने छोटी छोटी ड्यूरेशन की बनाई है, लेस देन 1 आवर की बनाई है। धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।